विहान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। तुम बोलो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ। वैदेही ने कहा, बीते कुछ सालों में मैं जब भी उदास होती थी तो मैं वहां के एक अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलने जाती थी। इस बार क्रिसमस आ रहा है और मैं अपनी ओर से कुछ करना चाहती हूँ। मैं वहां जाना चाहती हूँ। क्या मैं वहां जा सकती हूँ? बिहान ने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे भाग रही हो? वैदेही ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। बिहान ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैदेही फोन पर सुमित से बात कर रही थी। सुमित, मैं वहां आ रही हूँ। मेरी कमेटी के सारे मेंबर्स के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। क्रिसमस पर बच्चों के लिए क्या क्या करना है वो डिस्कस करना है। पहले मैं आश्रम जाऊंगी, उसके बाद घर पर चली जाऊंगी। वैदेही ने कॉल कट किया और अपने सूटकेस में अपने कपड़े पैक करने लगी। उसने लास्ट टाइम सब चेक किया और सूटकेस बंद कर दिया। वैदेही कमरे से बाहर निकली और दादी से जाकर मिली। दादी, मैं जा रही हूँ। दादी ने कहा, मैं जाकर आ रही हूँ ऐसे बोलो। तुम अच्छे से जाना और जल्दी वापस आना, ठीक है? वैदेही ने कहा, ठीक है। वैदेही जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी नजर बिहान को ढूंढ रही थी। अचानक से बिहान भागते हुए आ गया। अच्छा हुआ तुम अब तक गई नहीं। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी 5 मिनट में आया। बिहान जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वैदेही सोच में पड़ गई। कुछ ही देर में बिहान अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में सूटकेस था। यह देख वैदेही ने हैरानी से पूछा, बयान बयान, ये सब क्या है? ये सूटकेस किस लिए? बयान ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वैदेही ने कहा, क्या? तुम ऐसे अचानक? लेकिन क्यों? मैं अकेले जा सकती हूँ। तुम्हें यहाँ बहुत सारे काम होंगे। तुम वह सब छोड़कर मेरे साथ कहाँ जाओगे? तुम रहने दो। वैसे भी वहां जाकर मुझे वक्त नहीं मिलने वाला। मैं वहां के काम में बिजी हो जाऊंगी। बयान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे आने दो तुम्हारे साथ में। सचमुच आना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करो। चलो, हमें देर हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी हमारी। मियान ने खुद के साथ वैदेही का भी सूटकेस ले लिया और घर से बाहर निकल आया। उसने सूटकेस को कार की डिक्की में रखा और वैदेही के लिए दरवाजा खोला। वैदेही कार में बैठ गई। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि बियान ऐसा अचानक से उसके साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह बात अच्छी भी लग रही थी। उसने फिर भी बियान से कहा, तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ क्यों आ रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अकेले रहना है। तुम अगर साथ आओगे तो यह पॉसिबल कैसे होगा? बिहान ने कहा, तुम अकेला रहना चाहती हो तो रहो ना, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। एक बार यह गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बिहान ने कार स्टार्ट की और स्टेशन के लिए कार को मोड़ दिया। कुछ ही देर में वह स्टेशन पर पहुंच चुके थे। बिहान ने उनके सूटकेस को उनकी सीट के नीचे रख दिया और वहां पर बैठ गए। बिहान ने कहा, तुम्हें याद है वैदेही, कुछ महीनों पहले हम ऐसे ही ट्रेन में साथ बैठकर जबलपुर आए थे। उस सफर को याद करता हूँ तो हंसी आ जाती है। कितना कुछ ड्रामा हुआ था। उसमें गुंडे तुम्हें छेड़ रहे थे और मैं हीरो की तरह आकर तुम्हें बचा लिया था। बिहान की बातों से वैदेही थोड़ा नॉर्मल हो रही थी। उसने कहा, अगर तुम नहीं भी आते तो मैं खुद को बचा सकती थी। मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। उन लोगों को मैं चुटकियों में मारकर गिरा सकती थी, लेकिन तुमने आकर उन्हें बचा लिया। वैदेही की बात सुन बिहान की हंसी छूट गई। तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। वैदेही ने कहा, वैसे तुमने इस बार अपनी टिकट ली है ना? वरना पिछली बार की तरह मुझे ही टीटी को पैसे देने होंगे। बिहान ने हंसते हुए कहा, हाँ तो दे दो ना। तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो। वैसे इस ट्रेन में बैठने का एक अच्छा फायदा तो हो गया। यहाँ के सभी लोगों को लगा था कि तुम मेरी वाइफ हो, और देखो हम दोबारा उसी ट्रेन में हैं और तुम सचमुच मेरी वाइफ हो। ये हमारी किस्मत में लिखा था कि हम फिर से मिलें और हम दोनों में प्यार हो। सबको ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलता, और मैं इस दूसरे मौके को जाने नहीं देने वाला। वैसे हमारा हनीमून अभी बाकी है, तो क्या कहती हो, कहीं घूमने चलें इसी ही ट्रेन में? वैदेही ने कहा, हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा तो तुम सपने देखना छोड़ दो। मैं हमारे रिश्ते को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। विहान ने कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ। एक बार मेरे गले लग जाओ, उसके बाद सब कुछ तुम भूल जाओगी। तो मेरे सिवा तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है।
बयान वैदेही के करीब आने लगा, लेकिन वैदेही ने उसे रोक दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? इस वक्त हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारे आसपास दूसरे लोग भी हैं। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज है या नहीं? कहीं भी शुरू हो जाते हो। बयान अपने सिर को खुजलाने लगा। सॉरी, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा कि इस वक्त हम पब्लिक के बीच में हैं। लेकिन लेकिन क्या? वैदेही ने हिचकिचाते हुए पूछा। बयान ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। तुम ये बताओ, रात का क्या प्लान है? वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा। तुम नहीं सुधरोगे। बिहान ने कहा, अरे मैं तो खाने की बात कर रहा था। वैदेही ने कहा, ओह। बिहान ने वैदेही को शक भरी नजरों से देखा। वैसे तुम क्या समझ रही थी? कुछ भी तो नहीं। वैदेही ने अपने हाथ में पकड़ी एक बुक को खोलकर अपने चेहरे को ढक दिया और ऐसे नाटक किया कि जैसे वो पढ़ रही है। बिहान ने हंसते हुए कहा, किताब उल्टी है। वैदेही ने ध्यान से देखा तो वह सचमुच उल्टी थी। उसने वह सीधी करते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। वैदेही की इस हरकत को देखकर बिहान हंस पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, वैदेही तुम्हें अब कोई भी तकलीफ नहीं होगी, खास तौर पर मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। बॉयफ्रेंड तो नहीं अच्छा बन पाया, लेकिन एक हस्बैंड बहुत ही अच्छे से बनकर दिखाऊंगा। तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर जा नहीं पाओगी। मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। वैदेही और बिहान को ट्रेन में सफर करते हुए रात हो चुकी थी। उन दोनों ने ट्रेन का खाना मंगवाकर खाया और बैठकर बाहर का नजारा देखने लगे। बाहर चल रही ठंडी हवा से वैदेही का शरीर कांप रहा था। वैदेही ने अपनी बैग से शॉल को निकाला और उसे ओढ़ लिया। विहान को भी ठंड लग रही थी, लेकिन वह ऐसे ही बैठा रहा। उसे देख वैदेही ने कहा, तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम कुछ ओढ़ क्यों नहीं लेते हो? क्या तुम अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए? विहान ने कहा, नहीं लेकर आया, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। मुझे अब बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जाने दो, ऐसे ही सुबह तक जम जाऊंगा। लेकिन तुम थोड़ी मुझे अपनी शॉल दोगी? वैदेही ने कहा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुम मेरी शॉल ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहान ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में? थैंक यू सो मच, हम दोनों इससे शेयर कर सकते हैं। बिहान वैदेही के बगल में जाकर बैठ गया और एक ही शॉल को दोनों ने ओढ़ लिया। वैदेही ने कहा, तुम ये रख सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी जगह पर लेकर जाकर बैठ जाओ। वैदेही उठकर वहां से जाने लगी, लेकिन बिहान ने उसे रोक दिया। वैदेही, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती, चलो सो जाते हैं। बिहान ने वैदेही का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और खुद सीट पर लंबे पैर करते हुए सो गया और बगल में वैदेही को भी लिटा दिया। बिहान ने कहा, यह सॉल एक ही है और हम दोनों भी एक ही हैं। ना मैं खुद कहीं जाऊंगा और ना तुम्हें कहीं जाने दूंगा। वैदेही के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कहीं ना कहीं उसका दिल भी बिहान के साथ रहने के लिए मचल रहा था। अगले दिन सुबह ट्रेन स्टेशन पर रुकी। वैदेही और बिहान ने टैक्सी ली और सीधे आश्रम पहुंचे। वहां पर गीता पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें आराम से एक कमरे में बिठाया। उन्होंने कुछ देर आराम करने के बाद वहां पर एक चक्कर लगाया। वहां के कुछ बच्चे वैदेही को जानते थे। वो तुरंत उसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। वैदेही ने बच्चों से कहा, तुम सब कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना? उनमें से एक बच्चे ने कहा, बहुत ही अच्छे। वैदेही, तुम हमें इतनी देर से क्यों मिलने आई? वैदेही ने कहा, मैं अब बहुत दूर रहती हूँ ना, इसलिए। तुम सब बताओ, क्रिसमस के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? सभी ने साथ में जोर से कहा, हम बहुत एक्साइटेड हैं। उनमें से एक बच्ची ने कहा, वैदेही, क्या हमें तोहफे भी मिलेंगे? वैदेही ने कहा, हाँ मिलेंगे ना। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बच्ची ने कहा, मम्मी पापा चाहिए। उस बच्ची की बात सुन वैदेही उदास हो गई। उसने कहा, एक अच्छी बच्ची बनोगी तो मम्मी पापा भी मिलेंगे। वैदेही ने कहा, अब तुम सब जाओ और खेलो। वैदेही के कहने पर सारे बच्चे खेलने चले गए। वैदेही को उदास देख बिहान ने कहा, तुम्हारे लिए ये बच्चे बहुत स्पेशल है ना? वैदेही ने कहा, हाँ बहुत। बिहान ने पूछा, लेकिन वो तुम्हें नाम से क्यों बुला रहे थे? तुम बड़ी हो। वैदेही ने कहा, मैंने उन बच्चों से खुद ही कहा था कि वो मुझे मेरे नाम से पुकारे। मैंने उनसे दोस्ती की है और हम सब एक ही तो हैं। उनका भी परिवार नहीं है और मेरा भी नहीं है। बिहान ने कहा, किसने कहा कि तुम्हारा परिवार नहीं है? मैं तुम्हारा परिवार हूँ। हम दोनों एक दूसरे का परिवार हैं। वैदेही बिहान को बड़े गौर से देखने लगी। वैदेही और बिहान वहां से निकलकर शिवम के घर पर पहुंचे। वैदेही को वहां पर देख रीमा और कलावती बहुत खुश हो गईं। वैदेही उनके गले से लग गई। अनिका बिहान को वहां देखकर बहुत खुश थी। भाई, आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। रीमा ने कहा, वैदेही,
जब तुमने कहा कि तुम और बयान साथ में आ रहे हो तो मैंने तुम दोनों के हिसाब से तुम्हारे कमरे में कुछ चेंज किया है। तुम दोनों जाओ और फ्रेश होकर कुछ देर आराम कर लो। वैदेही जब कमरे में गई तो देखा वहां सब कुछ बदल गया था। पहले उस कमरे में सिंगल बेड था, लेकिन अब उस जगह पर डबल बेड रख दिया गया था, जो दो लोगों के लिए काफी था। पूरे कमरे में जरूरत की सारी चीजें रखी गई थी। दोनों पति पत्नी के लिए वह कमरा बिल्कुल परफेक्ट था। वैदेही ने कहा, बियान प्लीज अंदर आओ। वैदेही ने अपने सूटकेस से कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। उसके आने के बाद बियान ने भी शावर लिया। वो जैसे ही बाहर आया उसने देखा वैदेही बेड पर सो गई थी। बियान उसे देख मुस्कुराया। लगता है थकान की वजह से नींद आ गई। वैसे मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन अगर मैं सो गया तो बहुत अजीब लगेगा। मुझे बाहर जाकर सबके साथ बैठना चाहिए। बियान ने कमरे की लाइट्स बंद की और बाहर आ गया और सबके साथ बैठ गया। कलावती ने पूछा, बियान वैदेही कहाँ पर है? बियान ने कहा, वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसे नींद आ गई। अनिका ने कहा, भाई आज आप क्या खाओगे, मैं बना दूंगी। बियान ने कहा, तुम और खाना बनाओगी? मेरी थोड़ी तो फिक्र करो। अनिका ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे अब खाना बनाना अच्छे से आता है। मम्मी जी ने मुझे सिखाया है। कलावती ने कहा, हाँ बयान, अनका अच्छा खाना बनाती है। आज तो तुम उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाओगे। बिहान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो बना दो, मैं खा लूंगा। शिवम ने कहा, बिहान खाना बनता है जब तक हम दोनों बाहर लॉन में बैठते हैं। शिवम और बिहान बाहर लॉन में जाकर बैठ गए। शिवम ने कहा, बिहान मुझे तुमसे वैदेही के बारे में बात करनी है। बिहान ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है। तुम जानना चाहते हो ना कि वैदेही कैसी है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। बियान और शिवम एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। शिवम ने पूछा, वैदेही अब कैसी है? बियान ने कहा, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, वह मुझसे नाराज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे कैसे मनाऊं। मैं बस उसे उसके अतीत को भुलाने के लिए मदद करना चाहता हूँ। शिवम ने कहा, एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ये कोशिश करना बंद कर दो। हम इंसान हैं, हम ना कभी अतीत को भूल सकते हैं और ना ही भविष्य को बना सकते हैं। हमें बस हमारे वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। वैदेही का अतीत चाहे कितना भी बुरा हो, उसे याद करके वह कितनी भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह उसे कभी भूल नहीं सकती। तुम्हें तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उसका आज खूबसूरत हो, जिससे होने वाले कल में वह इस दिन को याद करके मुस्कुराए। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। बयान ने नाराजगी से कहा। लेकिन जब तक वह राहुल को माफ नहीं करती तब तक वह इन बातों में उलझी रहेगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। शिवम ने कहा, राहुल वो इंसान है जिसकी वजह से उसने बहुत कुछ खोया। अगर वो इतनी आसानी से उसे माफ कर देगी तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। उसे थोड़ा वक्त दो। बयान ने कहा, हाँ अब मैं इसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ? कोशिश कर रहा हूँ उसे खुश रखने की। बयान और शिवम एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी वहां वैदेही आ जाती है। उसे वहां देख दोनों चुप हो जाते हैं। उन्हें देख वैदेही ने कहा, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे और मेरे आते ही चुप क्यों हो गए? शिवम ने हंसते हुए कहा, वह हम दोनों के बीच की बात है, तुम जानकर क्या करोगे? और तुम उठ क्यों गई? तुम्हें और सोना चाहिए था। वैदेही ने कहा, बस थकान थी इसलिए नींद लग गई थी। तुम बताओ, मेरे बारे में बताकर तुम्हें अब शांति मिल रही है? शिवम ने कहा, देखो मेरी गलती नहीं है। बिहान ने मुझसे जबरदस्ती पूछा था और मुझे बताना पड़ा। यहाँ विक्टिम तो मैं ही हूँ। बिहान ने कहा, अब तुम मुझ पर इल्जाम तो मत लगाओ। मैंने कहा तुम्हें फोर्स किया था। शिवम ने कहा, बिहान अब तुम मुझे मरवाओगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे अब फंसा रहे हो? वैदेही ने बीच में बोलते हुए कहा, अब बस भी करो, बहुत हुआ। सब जाने दो, जो हो गया सो हो गया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शिवम तुम आ रहे हो ना? बिहान ने पूछा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वैदेही ने कहा, शिवम जा रहा है हॉस्पिटल और मैं जा रही हूँ बेकरी। बिहान ने पूछा, और मेरा क्या? तुम ऐसे कैसे मुझे अकेले छोड़कर जा सकती हो? वैदेही ने कहा, तुम घर पर आराम करो, अपनी बहन के हाथ का खाना खाओ और उससे बातें करो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं वहाँ बहुत बिजी रहने वाली हूँ, लेकिन तुमने ही आने के लिए जिद की थी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे एक मीटिंग में जाना है, सो बाय। वैदेही वहां से जाने लगी। शिवम ने बिहान से कहा, डोंट वरी, मैं रास्ते में उससे बात करने वाला हूँ। शिवम वैदेही के पीछे पीछे चला गया। शिवम और वैदेही कार में बैठ गए। आधे रास्ते पहुंचते ही शिवम ने बात निकाली, वैदेही क्या तुम्हारे और बिहान के बीच सब कुछ ठीक है?
वैदेही ने कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम ये पूछ क्यों रहे हो? शिवम ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मुझे पता चला कि तुम्हारी दादी और छोटे भाई के बारे में मुझे अफसोस है। वैदेही ने कहा, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। शिवम ने कहा, चीजों को छोड़ देने से हमारी मुश्किल बढ़ जाती है। तुम्हें बात करनी चाहिए। सब कुछ बहुत ही बुरा हो तो हमें उसमें से अच्छा ढूंढना चाहिए। वैदेही ने कहा, कुछ अच्छा क्या होगा इन सब में? ध्यान। शिवम ने कहा, विहान तुम्हें प्यार करता है और तुम भी करती हो। एक रिश्ते को एक परिवार में बदलो और देखो कि कैसे तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे आने वाले भविष्य को खूबसूरत बनाता है। वैदेही ने कहा, तुम्हें तो एक फिलोसफर होना चाहिए था। शिवम ने कहा, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो तुम उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। शिवम ने कार रोक दी। लो, तुम्हारा स्टेशन आ गया, मतलब बेकरी आ गई। वैदेही अपनी मीटिंग में पहुंच गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहीं पर सब आ गए। क्रिसमस के लिए कोई केक बनाने वाला था, तो कोई सजावट करने वाला था, तो एक ने गिफ्ट की जिम्मेदारी ली, तो एक ने डीजे की जिम्मेदारी ली थी। वैदेही ने अपनी मीटिंग खत्म की और बेकरी से बाहर आई। उसने देखा बयान उसके सामने खड़ा था। वैदेही तुरंत उसके पास आ गई। बयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बयान ने कहा, मैंने सोचा हम साथ में लंच करें। वैदेही ने कहा, तुमने घर पर कुछ नहीं खाया? बयान ने कहा, हाँ थोड़ा खा लिया, लेकिन तुम्हारे साथ भी खाने के लिए पेट को थोड़ा खाली रखा। तो अब चले? वैसे हम आसपास घूम भी सकते हैं। वैदेही ने कहा, मैं यहाँ रह चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कहीं घूमने नहीं गई, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी अच्छी जगह है। बयान ने कहा, हम दोनों जहाँ भी रहेंगे वो जगह अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। वैदेही ने कहा, तुम हर बार रोमांटिक लाइन क्यों चिपका देते हो? बयान हंस पड़ा। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? वैदेही हल्का सा मुस्कुराई और शर्माने लगी। बयान वैदेही को अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया। दोनों ने साथ में लंच किया और एक पार्क में जाकर बैठ गए। वैदेही खामोश थी। उसे देख बयान ने कहा, वैदेही मुझे कुछ पूछना है। वैदेही ने कहा, हाँ बोलो। बयान ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? वैदेही ने चौंकते हुए बयान को देखा। अच्छा मजाक था। हम इस वक्त कहाँ हैं, यह तो देखो। बयान ने कहा, प्लीज मान जाओ ना, बहुत मजा आएगा। बयान अपनी जगह से उठा और अपनी मोबाइल में एक सॉन्ग चलाया और वैदेही के सामने अपना हाथ बढ़ाया। वैदेही ने उसे अपना हाथ नहीं दिया और वहां से जाने लगी, लेकिन बयान ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए घुमाया और उसके साथ डांस करने लगा। वैदेही को भी मजा आ रहा था। आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन किसी की भी परवाह किए बिना वो खुश थे। कुछ दिन में क्रिसमस आ गया। वैदेही अनाथ आश्रम में ये त्योहार बच्चों के साथ मनाना चाहती थी। पूरा आश्रम सजाया गया था। एक बड़ा और शानदार क्रिसमस ट्री आंगन में लगाया गया था। क्रिसमस ट्री को लाइट्स, बल्ब और छोटे छोटे तोपों से सजाया गया था। सबसे ऊपर एक बड़ा स्टार लगाया था और सबसे नीचे बच्चों के लिए बहुत सारे तोहफे रखे गए थे। एक तरफ बहुत सारी मिठाइयाँ और खाने पीने की चीजें रखी गई थी। सारी तैयारियां करते हुए शाम हो गई। शाम के 7 बजते ही सारे बच्चे ग्राउंड में आकर बैठ गए। वैदेही और बयान अपनी कमेटी मेंबर्स और आश्रम के वार्डन के साथ बैठे हुए थे। वहाँ के काम करने वाले टीचर्स उन बच्चों को संभाल रहे थे। कुछ बच्चों ने गाना गाकर दिखाए, तो कुछ लोगों ने डांस करके दिखाया। हर कोई अपने टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म कर रहा था। सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। तभी एक 10 साल की बच्ची ने वैदेही से पूछा, वैदेही, ये क्रिसमस क्यों मनाते हैं? वैदेही ने क्रिसमस से रिलेटेड वहाँ के सारे बच्चों को कहानी सुनाई। हर बच्चा कोई ना कोई सवाल कर रहा था। वैदेही ने सबके सवालों के जवाब दिए। वहां पर बैठी गीता ने कहा, वैदेही, सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्यों ना हम भी कुछ करें? क्यों ना तुम हम सबके लिए एक गाना गाकर सुनाओ? गीता की बात सुन वैदेही ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। गीता के साथ वहां पर बैठे सब लोग वैदेही को फोर्स करने लगे। अब मान भी जाओ, बच्चों के लिए। बिहान ने कहा, वैदेही, मुझे याद है तुम कॉलेज में अच्छा गाना गाती थी, मुझे भी सुनना है, चलो ना प्लीज। वहीं पर बैठे सुमित ने कहा, मैम मेरे पास गिटार है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुमित गिटार लेकर आ गया। सबके मनाने पर वैदेही मान गई। उसने गिटार के तारों को सेट किया और माइक में कहा, बच्चों, तुम सब बहुत सारे सवाल करते हो। वैसे ही मैं और मेरा छोटा भाई भी मेरी दादी से ऐसे ही सवाल करते थे। वो हमेशा हमें एक गाना सुनाती थी, जो मैं आज आप सबको सुनाना चाहती हूँ। वैदेही ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और बिहान की तरफ देखा।
उसने वैदेही को इशारे में ऑल द बेस्ट कहा। वैदेही ने गिटार के तारों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए शुरू किया। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, हो हैरान हूं मैं। वैदेही का गाना सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसकी मीठी आवाज से सब लोग कहीं और दुनिया में खो गए थे। सारे बच्चे अपने तोहफे पाकर बहुत खुश थे। रात हो गई थी, बच्चे बहुत थक गए थे और सभी सोने के लिए चले गए। सब कुछ शांत हो गया था। वैदेही एक जगह खड़ी सब कुछ देख रही थी। बिहान उसके पास खड़ा हो गया। उसने उससे पूछा, क्या सोच रही हो? वैदेही ने कहा, कभी कभी बहुत बुरा लगता है इन बच्चों के लिए। जैसे इनके पास माँ बाप नहीं है, वैसे ही ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। मैं उन लोगों को मिलवाना चाहती हूँ ताकि कोई अकेला न रहे। बयान ने कहा, तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है। एक काम करेंगे, शुरुआत हम खुद ही करेंगे। एक बच्चा हमारा खुद का होगा और एक को हम गोद ले लेंगे। क्या कहती हो? वैदेही ने बयान को सकबरी नजरों से देखा। क्या ये अभी अभी तुमने फैमिली प्लानिंग की? विहान ने कहा, क्यों? मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? क्या तुम ये नहीं चाहती? वैदेही ने कहा, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैंने हमेशा से खुशहाल जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखी है। लेकिन वैदेही को रोकते हुए बिहान ने सवाल किया, लेकिन क्या वैदेही? क्या हम दोनों का साथ रहना इतना मुश्किल है? वैदेही, हम नई शुरुआत आसानी से कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। तुम बस अपने दर्द को कुछ वक्त के लिए साइड में रखो और एक कदम अपनी खुशी की तरफ बढ़ाओ। तुम्हारा दर्द तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, लेकिन यह तुम पर है कि तुम दर्द को एक तरफ और खुशी को एक तरफ लेकर साथ चलो। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और मैं तुम्हें बता दूं कि अब से तुम्हें परेशान करने वाला इंसान सिर्फ मैं रहूंगा और कोई नहीं। वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बिहान ने हंसते हुए कहा, हाँ बस यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। तो क्या मेरे समझाने का असर कुछ हुआ? क्या हमारी फैमिली प्लानिंग की कोशिश की उम्मीद है? वैदेही ने कहा, हाँ कुछ कुछ। वैदेही वहां से जाने लगी। बिहान ने उसके पीछे जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। तुम्हारी आवाज लता मंगेशकर से कम नहीं थी। वैदेही ने अपने एक कान को पकड़ते हुए कहा, मेरी उनसे बराबरी कभी हो ही नहीं सकती। मैं एक मामूली लड़की हूँ। तुम तारीफ भी सोच समझ कर किया करो। बिहान ने कहा, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा लाइव शो रखने का सोच रहा था। वैदेही ने कहा, अब बड़ी बड़ी फेंकना बंद करो। मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। बियान ने कहा, अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। वैदेही ने कहा, पता चल गया ना, तो अब चलो। बियान ने वैदेही को अपनी बाहों में उठा लिया और कार तक ले गया और उसे आगे की सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बियान ने कार को स्टार्ट किया ही था कि तभी उसकी मोबाइल की रिंग बजी। उसने देखा वो अरविंद का कॉल था। उसने कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो डैड। अरविंद ने कहा, बेटा बिहान, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। अरविंद की आवाज में घबराहट थी। ये देख बिहान ने तुरंत पूछा, क्या हुआ डैड? आप इतने घबराए हुए क्यों साउंड कर रहे हो? अरविंद ने कहा, बिहान, तुम्हारी मॉम सीढ़ियों से गिर गई है और वो हॉस्पिटल में है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बिहान ने कहा, डैड आप पहले शांत हो जाइए। मैं यहाँ से पहली फ्लाइट पकड़ कर आ रहा हूँ। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। वैदेही ने बयान से पूछा, क्या हुआ बयान? तुम घबराए हुए क्यों हो? बयान ने कहा, मॉम सीढ़ियों से गिर गई हैं। हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। मैं फ्लाइट की टिकट बुक करवाता हूँ। वैदेही ने बयान की हिम्मत बढ़ाई। तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक होंगी। हम घर से सामान लेते हैं और तुरंत निकलते हैं। वैदेही और बयान ने पहली फ्लाइट पकड़ी और जबलपुर पहुंचे। उनके साथ अनिका और शिवम भी थे। मालिनी अभी भी हॉस्पिटल में ही थी। उसे एक सेपरेट रूम दिया गया था। सब लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा मालिनी के पैर और हाथ में फ्रैक्चर था और वह असहाय बेड पर लेटी हुई थी। बिहान और अनिका तुरंत उनके पास जाकर बैठ गए। अनिका ने कहा, मॉम, क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? मालिनी ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। बिहान ने कहा, मॉम मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। बिहान और वैदेही डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर, अब मेरी मॉम कैसी है? क्या मम्मी को घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, मिसेज मालिनी की रिपोर्ट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्हें डिस्चार्ज लेना चाहिए। उन्हें हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है। प्लास्टर कुछ दिन तक रहेगा। उन्हें अस्पताल में अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सकती है। घर पर उनकी देखभाल अच्छे से नहीं होगी। विहान डॉक्टर की बात मान गया। उसने जाकर अरविंद और मालिनी जी से कहा, मम, आपको कुछ दिन तक यहीं रहना होगा। मालिनी ने मुंह चढ़ाते हुए कहा,
क्या? मुझे यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अनिका ने कहा, मॉम आप जिद मत करिए, मान भी जाइए। शिवम ने भी कहा, मॉम आपका जमाई एक डॉक्टर है और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आप कुछ दिन यहाँ रहिए, कुछ दिन बाद अगर लगा कि यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है तो हम डिस्चार्ज ले लेंगे। सबके इतना कहने के बाद बियान ने वैदेही से कहा, वैदेही चलो हम घर चलते हैं, मॉम की कुछ जरूरी चीजें लेकर आते हैं। डैड आप चलिए, अनिका और शिवम यहाँ पर हैं। बियान और वैदेही घर आ गए और वैदेही ने एक बैग निकाला और उसमें मालनी की कुछ जरूरी चीजें उसमें रख दी और बाहर आ गई। उसने देखा बियान सोफे पर उदास बैठा है। वैदेही उसके पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, मम्मी ठीक हो जाएंगी, हम सब उनके साथ हैं। बियान ने वैदेही को गले से लगा लिया। मैं मम को देख बहुत डर गया था। अब जब सोचता हूँ कि तुम्हारी हालत कैसी होगी जब तुमने अपने परिवार को। वैदेही ने कहा, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गए हो? मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं, कुछ दिन में वो घर आ जाएंगी। खबरदार जो गलत सोचा तो। बयान तुम्हें स्ट्रांग बनना है, मम्मी जी की ताकत तुम और अनिका हो। तुम्हें उदास देखकर वो भी उदास हो जाएंगी। अपने आंसू पोंछो और कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। हमें हॉस्पिटल भी जाना है और शिवम और अनिका को भी घर भेजना है, वो भी थक कर आए हैं, है ना? चलो जल्दी जाओ। बयान और वैदेही एक के बाद एक जाकर फ्रेश हो गए और वापस हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने शिवम और अनिका को घर भेज दिया और वो खुद वहां पर रुक गए। बयान और वैदेही साथ में बैठे ही थे कि वहां पर नर्स आ गई। उसने कहा, सर ये लेडीज वार्ड है, आप यहाँ नहीं रुक सकते, आपको बाहर जाना होगा। मैम यहाँ रुक सकती हैं। बयान वहां से जाकर बाहर बैठ गया। वैदेही ने बयान से कहा, बयान तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। बयान ने कहा, नहीं मैं यहीं रुकूंगा, किसी चीज की जरूरत हुई तो मेरा रहना जरूरी है। रात हो गई थी, मालिनी की नींद खुल गई, उसे बहुत जोर से बाथरूम लगी थी। उसने नर्स को आवाज लगाई, कोई है यहाँ? मालिनी की आवाज सुन वैदेही जो वहीं पर सो रही थी वो जाग गई। उसने तुरंत उठकर मालिनी से पूछा, मम्मी जी आपको कुछ चाहिए क्या? मालिनी ने कहा, तुम नर्स को बुला लो, मैं उसे ही कहूंगी। वैदेही ने कहा, इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है और बहुत रात भी हो गई है, आप मुझे बताइए। मालिनी ने वैदेही को हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे टॉयलेट लगी है, तुम नर्स को बुला लो। वैदेही ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं मदद करती हूँ। वैदेही ने मालिनी की मदद की और उसकी सारी साफ सफाई भी की, उसे दूसरे कपड़े पहनाए। सब होने के बाद नर्स वहां आ गई। नर्स ने जब वहां पर देखा तो उसने कहा, ये क्या, ये सब आपने किया? आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैम आपकी बहू बहुत ही अच्छी है, अब आप आराम करिए, मैं सुबह आऊंगी। अनिका और वैदेही बारी बारी से मालिनी के पास रुकते थे। अनिका दिन में रुकती थी तो वैदेही रात में रुकती थी। 15 दिन के बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन उनका प्लास्टर वैसा ही था। डॉक्टर ने वैदेही के भरोसे उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। बयान और वैदेही मालिनी को लेकर घर वापस आ गए। शिवम हॉस्पिटल से और ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकता था, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया। उसने वैदेही और बयान को सब कुछ समझा दिया। शिवम और अनिका अपने सूटकेस के साथ जाने के लिए तैयार थे। वैदेही ने कहा, अनिका मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अनिका ने कहा, क्या मेरे लिए, क्या है? वैदेही ने अपने हाथ से अपनी माँ के कंगन निकालकर अनिका को दिए। तुम्हें ये कंगन पसंद थे ना, आज से ये तुम्हारे हैं। अनिका ने कहा, लेकिन ये तो तुम्हारी माँ के हैं ना, तुम मुझे अब ये क्यों दे रही हो? वैदेही ने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ये लो, मैं ये तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ। तुम और शिवम हमेशा खुश रहो, ये दुआ है मेरी। शिवम ने भी वैदेही से कहा, वैदेही लेकिन ये तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, तुम प्लीज ये मत दो। वैदेही ने कहा, उस वक्त मुझे इन कंगनों से बहुत लगाव था, क्योंकि मेरे पास मेरे परिवार की आखिरी निशानी थी, लेकिन अब मेरे पास अपना परिवार है, इसलिए मुझे अब कोई निशानी की जरूरत नहीं है। अनिका के ऊपर ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद ना हो तो तुम इसे तुड़वाकर नए कंगन भी बनवा सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। प्लीज अपनी भाभी की तरफ से तोहफा समझकर ले लो। वैदेही के बहुत कहने पर अनिका ने वो कंगन ले लिए। उसने कहा, वैदेही नहीं, वैदेही भाभी थैंक यू इन कंगन के लिए, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। अनिका जाने से पहले मालिनी के कमरे में गई। अनिका ने कहा, मॉम मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मालिनी ने कहा, तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? अनिका ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, शिवम की मॉम मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है। मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, उसके बाद भी वो मेरे नखरे झेलती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मालिनी ने कहा, सुनकर अच्छा लगा,
अनिका ने कहा, मॉम, मुझे कुछ कहना है। क्या आपने अब तक वैदेही को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है? मालिनी खामोश थी। उसने एक शब्द नहीं कहा। यह देख अनिका ने पूछा, मॉम, क्या ये मेरी वजह से है? देखिए मॉम, अगर ऐसा है तो प्लीज ऐसा मत करिए। मैंने हमेशा शिवम और वैदेही की दोस्ती पर शक किया। ये मेरी गलती थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि वैदेही की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थीं और शिवम एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दे रहा था। मैंने अपनी जलन की वजह से वैदेही को बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मम, उसे यहाँ सब कुछ मिल रहा है, बस एक माँ का प्यार नहीं मिल रहा, और वो प्यार सिर्फ आप ही उसे दे सकती हैं। वो आपसे कितना प्यार करती है, यह तो आप खुद देख रही हैं कि मुझसे ज़्यादा उसने आपकी सेवा की है। मैं छोटी हूँ, अगर कुछ गलत कह दिया है तो माफ़ करिएगा। अपना ख्याल रखना मॉम। अब मैं चलती हूँ। अनिका और शिवम वहाँ से चले गए। मालिनी वैदेही के बारे में सोचती रही। वो देख रही थी कि वैदेही उसकी कितनी सेवा कर रही है। मालिनी का दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। धीरे धीरे मालिनी ठीक हो रही थी। उसके हाथ का प्लास्टर उतर गया था, लेकिन पैर में ज़्यादा चोट होने की वजह से प्लास्टर निकलने में वक्त था। उसे जहाँ भी जाना होता था वो व्हील चेयर पर ही जाती थी। बयान खुद उसे बाहर घुमाने ले जाता था। अब वैदेही की जिंदगी उसी घर में घूम रही थी। वो अपनी बेकरी के काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के लंच तक वो खुद सब देखती है। दादी को वक्त पर दवाई देना, मालिनी की मदद करना, बिहान का ख्याल रखना, सब कुछ वैदेही अकेले देख रही थी। वैदेही ने खुद को इस सब में इस तरह से ढाल लिया था कि वो सारे गम भूल गई थी। उसकी बीमारी जैसे कहीं गायब सी हो गई हो। रात के 10 बज रहे थे। उसने दादी और मालिनी को सोने से पहले दवाई दी और अपने कमरे में आ गई। वो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। वो बेड पर लेट गई। उसे धीरे धीरे नींद आने लगी। वो गहरी नींद में जाने ही वाली थी कि उसे अपने पैर में कुछ दबाव सा महसूस हुआ। वैदेही की नींद टूट गई और उसने देखा बयान उसके पास बैठा है और उसके पैर दबा रहा है। यह देख वैदेही उठ गई। बयान, ये सब क्या कर रहे हो? बयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत थक गई हो ना, इसलिए अपनी पत्नी की थोड़ी सेवा कर रहा हूँ। तुम आराम से सो जाओ। वैदेही ने बयान का हाथ अपने पैर से हटाया और अपनी कमर पर रख लिया। तुम बस मुझे कसकर पकड़कर सो जाओ, मेरी थकान अपने आप ही दूर हो जाएगी। बयान ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। बयान ने वैदेही को कसकर पकड़ा और सो गया। उसने वैदेही की गर्दन पर हल्के से चूमा और कहा, आई लव यू वैदेही। वैदेही ने कहा, आई लव यू टू बिहान। अगले दिन जब वैदेही सुबह उठी तो उसने देखा बिहान ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वो वहीं लेटी रही। उसने अपनी उंगलियों से हल्के से बिहान को छुआ। वो मुस्कुराई और प्यार से बिहान के माथे को चूमा। वैदेही ने धीरे से बिहान का हाथ हटाया और वहां से उठकर नहाने के लिए चली गई। उसने शावर लिया और बाहर आई। उसने देखा बिहान अभी भी सो रहा है। वैदेही ने बिहान को आवाज लगाई, बिहान उठ जाओ, सुबह हो गई है। बिहान ने हल्की सी आंखें खोली और वैदेही को देखा। वैदेही ने बड़े प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग, चलो जल्दी से उठ जाओ। वैदेही वहां से जाने लगी, लेकिन तभी बिहान ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि वो सीधे बेड पर जाकर गिरी। बिहान ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। वैदेही ने कहा, बिहान, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो भी। बिहान ने कहा, मुझे तुम्हें प्यार करना है। वैदेही ने कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें प्यार करने के लिए बस वक्त ही नहीं मिलता। इस वक्त सुबह हुई है, अब तो मुझे जाने दो। बिहान ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम पहले मुझे एक किस दो। बिहान वैदेही के होठों की तरफ बढ़ा ही था कि वैदेही ने अपना मुंह फेर लिया। मेरा मूड नहीं है कुछ भी देने का। बिहान ने कहा, लेकिन मेरा मूड है लेने का, तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। बिहान ने वैदेही को जबरदस्ती किस कर लिया। उसने वैदेही को छोड़ दिया। बिहान का छोड़ देना वैदेही को अच्छा नहीं लगा। वो अपनी जगह से उठ गई। वो वहां से जा ही रही थी, उसने अपने कदम रोक दिए और बिहान की तरफ मुड़ी और तुरंत बिहान पर हमला कर दिया और उसने बिहान के होठों को चूमने लगी। बिहान और वैदेही एक दूसरे में खो से गए। कुछ देर बाद वैदेही नीचे आ गई। उसे आते देख दादी ने पूछा, वैदेही, तुम अब तक क्या कर रही थी, इतनी देर क्यों लगा दी? वैदेही थोड़ा शर्मा गई। उसने खुद के होठों की मुस्कान छुपाते हुए कहा, वो दादी, खैर जाने दो, तुम मुझे मंदिर लेकर जाने वाली थी ना, हमें देर हो रही है। दादी ने कहा। वैदेही ने कहा, हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं अभी आई। वैदेही मुड़ी ही थी कि उसकी टक्कर बिहान से हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। बिहान ने कहा, वैदेही, वो मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही,
क्या तुम मुझे ढूंढ कर दोगी? वैदेही ने कहा, हाँ देती हूँ ना। वैदेही बिहान के साथ कमरे में जाने लगी। तभी दादी ने उसे रोक दिया। रुको, कहाँ जा रही हो? बिहान, वैदेही मेरे साथ मंदिर जा रही है। अगर तुम्हें कुछ काम है तो किसी सर्वेंट से करवा लो, ठीक है? वैदेही, चलो मेरे साथ। वैदेही को बिहान के साथ रुकने का मन था, लेकिन उसे अपना मन मारकर दादी के साथ जाना पड़ा। वैदेही और बिहान मालिनी को लेकर हॉस्पिटल में थे। मालिनी के पैर का प्लास्टर निकालने वाले थे। डॉक्टर ने उनके प्लास्टर को निकाला और उसके पैर को चेक किया। डॉक्टर ने कहा, बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट है। आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से दे रही हैं। आपको और कुछ वक्त तक ध्यान देना होगा। मालिनी ने कहा, सच कहूँ तो ये सब मेरी बहू की वजह से हुआ है। उसने मेरी बहुत सेवा की है, दिन रात जगकर मेरी देखभाल की है। भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। डॉक्टर ने कहा, मुश्किल वक्त में ही अपनों का पता चलता है। मालिनी ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। मालिनी को घर वापस ले आए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो ठीक हो रही थी। एक दिन सुबह के नाश्ते का वक्त था। सब एक दूसरे के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। बिहान ने अपना नाश्ता खत्म किया और ऑफिस जाने के लिए खड़ा हो गया। वैदेही भी अपनी जगह से उठी और बिहान को उसका बैग लाकर दिया। बिहान वहां से जा रहा था और वैदेही उसे दरवाजे के पास खड़े होकर देख रही थी। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने धुंधलाहट आने लगी। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बिहान को देखने लगी। बिहान ने मुड़कर वैदेही को हाथ हिलाकर बाय कहा, लेकिन उसने ध्यान दिया वैदेही कुछ ठीक नहीं लग रही है। अचानक से वैदेही खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर पड़ी। वैदेही को गिरते देख बिहान बहुत घबरा गया और तुरंत वैदेही के पास भागा। उसने वैदेही को पकड़कर उसके चेहरे पर थपथपाया। वैदेही, वैदेही उठो, क्या हुआ तुम्हें? वैदेही उठ जाओ। बिहान ने वैदेही को उठाया और तुरंत कमरे में ले गया। उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और घर पर बुला लिया। कुछ ही वक्त में डॉक्टर बिहान के घर पर थे। वो वैदेही को चेक करने लगे। सब लोग कमरे के बाहर टेंशन में खड़े थे। डॉक्टर ने सबको कमरे में बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेसन मिस्टर बिहान, आप पिता बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुन बिहान का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो वैदेही को देख रहा था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या? दादी ने कहा, अरे वाह, मैं परदादी बन गई। बिहान धीरे से वैदेही के पास जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। मालिनी वैदेही के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरा। वैदेही, जुग जुग जियो, तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। दादी ने कहा, अब सब लोग कमरे से जाओ, वैदेही को आराम करने दो। चलो चलते हैं। सब लोग वहां से बाहर आ गए। बिहान भाई बैठे बैठे वैदेही को देख रहा था। वैदेही ने वहां पर रखे तकिए से खुद का चेहरा छुपा लिया। बिहान, तुम प्लीज मुझे ऐसे मत देखो। बिहान ने धीरे से तकिया हटाया और वैदेही से कहा, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है। प्लीज अपने मुंह से मुझे ये बताओ, तभी मुझे यकीन होगा। क्या मैं सच में पापा बनने वाला हूँ? वैदेही ने कहा, हाँ बिहान। बिहान जोर से चिल्लाया और वैदेही के गले लग गया। वो पहले बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए वो रो पड़ा। थैंक यू वैदेही, तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है। वैदेही ने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है बिहान। बिहान ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? वैदेही ने घबराते हुए कहा, बिहान, मुझे डर है कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को कोई चोट ना पहुंचे। बिहान ने वैदेही के आंसू पोंछे और कहा, पगली कहीं की, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और तुम अब बिल्कुल ठीक हो और मैं हूं ना। अब तक तुमने सबका ध्यान रखा है, अब बारी हमारी है तुम्हारा ध्यान रखने की। अब से हम नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। तुम भारी सामान नहीं उठाओगी और कहीं भागा दौड़ी नहीं करोगी। अब मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ। तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। वैदेही ने ध्यान को गले से लगा लिया। हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बिहान ने वैदेही से कहा, अब तुम आराम करो। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना। खुद भागते हुए मत चली जाना। वैदेही ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। घर में सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन ही बिहान वैदेही को हॉस्पिटल लेकर गया, जहां उसका पूरा चेकअप करवाया गया। वैदेही 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने वैदेही को एक डाइट प्लान दिया, उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उसे किसी भी तरह की दवाई लेने से मना किया। बिहान ने यह खुशखबरी शिवम और उसके परिवार को भी दी। परिवार के नाम पर वही लोग थे वैदेही के लिए। रीमा और कलावती ने वैदेही को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। कलावती और रीमा ने अपनी ओर से बहुत सारी सलाह दी और बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहा। कलावती ने फोन पर वैदेही से कहा, वैदेही, अपने पैर में काला धागा बांध लेना, तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। रीमा ने कहा, वैदेही, रोज वॉक पर जाना
और योगा करना। तुम रोज भगवत गीता पढ़ना और अच्छे अच्छे गाने भी सुनना। बच्चे पेट में सब सुनते हैं। और वैदेही ने रीमा की बात काटते हुए कहा, बुआ शांत हो जाइए, मैं सब कर रही हूँ। मम्मी जी यहाँ मेरा बहुत ध्यान रख रही हैं और आपने कहा वैसा मैं अपना ध्यान अच्छे से रख रही हूँ। आप तो ये बताइए आप लोग कब आ रहे हैं यहाँ? मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। कलावती ने कहा, हम तो सीधे तुम्हें लेने ही आएंगे। हम तुम्हारे मायके वाले हैं। तुम्हारी गोद भराई करके हम तुम्हें यहाँ लेकर आएंगे। उसके बाद तुम बच्चा होने तक हमारे साथ ही रहोगी। वैदेही ने कहा, आप सचमुच मेरी गोद भराई करेंगे? कलावती ने कहा, हाँ क्यों नहीं। गोद भराई तो होनी ही चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद माँ और बच्चे को मिलता है। तुम हमारी अपनी हो। तुम्हारी गोद भराई तो हम जोरों शोरों से करेंगे। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। वैदेही को 7 महीने हो गए थे। वैदेही और बयान अपने कमरे में बैठे हुए थे। वैदेही ने बयान के कंधे पर सर रखते हुए सामने की दीवार को देखा, जहाँ बयान की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी। वैदेही ने कहा, बयान तुम इसमें बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। बयान ने कहा, मुझे तो अब भी लगता है कि तुम्हें यहाँ मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी फोटो लगानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे बेबी तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल और क्यूट चाहिए। वैदेही ने हंसते हुए कहा, यह बात तो सच है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी तरह हैंडसम और लविंग बेबी चाहिए। वैदेही ने बयान के गाल पर हल्के से चूमा। बयान अचानक से खामोश हो गया। उसे देख वैदेही ने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? बयान ने मुंह लटकाते हुए कहा, कल तुम्हारी गोद भराई है। शिवम की फैमिली भी आ चुकी है। गोद भराई के बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। वैदेही ने कहा, लेकिन मैं तो जाना चाहती हूँ और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बयान ने कहा, तुम मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करती। तुम्हें मुझसे दूर होने का दुख बिल्कुल भी नहीं है। वैदेही ने कहा, कम ऑन बयान, अब ये इमोशनल ड्रामा मत करो। मेरे लिए बहुत ही खास वक्त है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों का बेबी होगा और मेरी गोद भराई होगी, क्योंकि तुम जानते हो ना कि मेरी फैमिली तो। वैदेही कहते हुए चुप हो गई। कुछ वक्त तक खामोश रहने के बाद उसने कहा, बयान मेरी जिंदगी में सुकून से भरे खुशी के भरे लम्हे बहुत कम आए हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे खुशियों ने मेरी तरफ अपना रुख मोड़ा है। मैं इस वक्त के अपने सारे लम्हों को जी भरकर जीना चाहती हूँ। तुम इसी लम्हे को देख लो जहाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं। जब आने वाले कल में जब इस लम्हे को याद करूंगी तो मुस्कुराऊंगी, और उस मुस्कुराने की वजह तुम होगे। वैदेही और बयान घंटों तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अगले दिन सुबह जब वैदेही की नींद खुली तो हमेशा की तरह बयान उसके पास था। वो बयान को देखकर मुस्कुराई और उठकर शावर लेने चली गई। वैदेही तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो देखा बाहर पूरे हाल को खूबसूरत पर्दों से और फूलों से सजाया गया था। मालिनी एक सर्वेंट पर चिल्ला रही थी, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है क्या? वो फूलों की लड़ी वहां पर नीचे क्यों पड़ी है? अगर मेरी बहू का पैर उस पर पड़ गया तो? मैं बता रही हूँ, मुझे यहाँ एक ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जो खतरनाक हो। इवेंट मैनेजर कहाँ है? इवेंट मैनेजर वहां पर भागता हुआ आया। यस मैम, क्या हुआ? मालिनी ने कहा, देखो मैनेजर, मुझे सारी चीजें परफेक्ट चाहिए। सब कुछ ठीक रहना चाहिए। मैनेजर ने कहा, डोंट वरी मैम, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मालिनी सब कुछ खुद जांच कर रही थी। तभी अरविंद मालिनी से कहता है, मालिनी शांत हो जाओ। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम अकेली हो जो दादी बन रही हो। मालिनी ने कहा, हाँ तो क्या मैं अपने पोते को लेकर खुश नहीं हो सकती? बयान भी वहां पर आ गया। मम, आप सही कह रही हैं। यह तो आपका हक है ना। आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करिए। मैं हूँ आपके साथ। अरविंद ने कहा, ओह, ये माँ बेटे फिर से एक टीम बना ली और मुझे किनारे कर दिया। शिवम ने वहां पर आते हुए कहा, कोई बात नहीं डैड, मैं हूं ना आपका जमाई। मैं आपके साथ हूँ। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। घर की सजावट लगभग खत्म हो गई थी। मेहमानों का आने का वक्त हो गया था। वैदेही अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी बयान उसके पास आ गया। वैदेही, तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो। बयान वैदेही को बाहर ले आया। वैदेही को एक बड़ी सी कुर्सी पर बिठाया और उसकी गोद भराई की सारी रस्मों को एक के बाद एक करना शुरू किया। रस्में सारी खत्म हो गई थीं। वैदेही बहुत खुश थी। वो वहीं बैठी सबको देख रही थी। बयान वैदेही को खुश देख वो भी बहुत खुश था। वो उसे देख मुस्कुरा रहा था। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने साइड में जाकर कॉल आंसर किया। रिसीवर की दूसरी ओर से एक औरत की आवाज आई, हेलो बयान, मैं मीना बोल रही हूँ। बयान ने पूछा, बोलो, क्यों फोन किया? मीना ने कहा, मुझे बताना था
कि राहुल अब नहीं रहा। बिहान ने बिना कोई भाव के कहा। सुनकर बुरा लगा। तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं अपनी सेक्रेटरी से बोल दूंगा कि वो तुम्हारी मदद कर दे। बिहान ने कॉल कट कर दिया और वैदेही के पास जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने देखा वैदेही उसके सामने ही खड़ी थी। वैदेही ने पूछा, बिहान क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन तुम अपनी जगह से क्यों उठ गई? क्या तुम थक गई हो? क्या तुम्हें आराम करना है? क्या मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलूं? वैदेही ने कहा, मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ। मैं सबके साथ बैठूंगी। तुम भी चलो, हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। बयान ने कहा, तुम आगे जाओ, मैं एक कॉल करके आता हूँ। बयान ने वैदेही को वहां से भेज दिया और अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाया और उसे राहुल के बारे में समझा दिया। उसने कॉल कट कर दिया और वैदेही को देखने लगा। बयान खुद में ही बड़बड़ाया, अब मैं तुम पर तुम्हारे अतीत का साया भी पड़ने नहीं दूंगा। तुमसे हर दुख और तकलीफ को दूर रखने की जिम्मेदारी मेरी है। 3 महीने 9 दिन बाद हॉस्पिटल के कमरे में बहुत सारी भीड़ जमा थी। वैदेही अपने हेल्दी बच्चे को लेकर वहां पर बैठी थी और उसे घेर कर सब लोग उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। वैदेही को और बच्चे को सब घर लेकर आ गए। बच्चे के नामकरण का फंक्शन रखा गया। हर कोई उनके लिए गिफ्ट लेकर आया था। बयान वैदेही के ठीक पास बैठा था। अरविंद ने वैदेही को एक सोने का सिक्का शगुन में दिया। वैदेही, ये मेरी तरफ से शगुन मुझे दादा बनाने के लिए। वैदेही ने अरविंद के तोहफे को लेते हुए कहा, थैंक यू डैड। दादी ने आकर वैदेही के माथे को प्यार से चूमा। तुमने मुझे परपोता दिया है। तेरे और मेरे बच्चे की उम्र बहुत लंबी हो और अच्छी हो। ये लो, ये मेरी तरफ से है। इसमें बाल गोपाल का मोर पंख है, जो तुम्हें हमेशा बुराई से दूर रखेगा। मालिनी ने वैदेही को कंगन दिए और कहा, वैदेही, मैंने तुम्हें अपनी बहू मानने में बहुत देर कर दी। ये कंगन मेरी सास ने, मतलब बयान की दादी ने, मुझे बयान के पैदा होने पर दिए थे। आज से ये तुम्हारे हुए। अनिका बुआ बनी थी। उसने अपने भतीजे का नाम रखा वेद। 3 साल बाद वैदेही अपने 3 साल के बेटे वेद को तैयार कर रही थी। तभी बयान उसके पास आ जाता है। वैदेही, क्या तुम दोनों तैयार हो? हमें उसे लेने जाना है। वैदेही ने कहा, हम दोनों कब से तैयार हैं। तुम कहाँ चले गए थे? तुमने वो सब चीजें ली तो है ना? बिहान ने कहा, हाँ, मैंने सब कुछ कार में रख दिया है। 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। हमें अभी निकलना होगा। बिहान ने अपने बेटे वेद को अपनी गोद में उठाया और वैदेही की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो उसे घर ले आते हैं। वैदेही ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दिया और दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही मालिनी और दादी ने कहा, तुमने उसके लिए तोहफा लिया? वैदेही ने कहा, हाँ, हमने उसके लिए भी तोहफा लिया है और उसके दोस्तों के लिए भी। मालिनी ने कहा, यहाँ आने से पहले एक फ़ोन कर देना, हम यहाँ वेलकम का इंतजाम कर देंगे। बयान और वैदेही कार में बैठकर निकल गए। वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। वैदेही अपनी सीट पर खामोश बैठी थी। वो बार बार अपने हाथों की हथेलियों को मसल रही थी। उसे ऐसा करते देख बयान ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। वैदेही, तुम इतना नर्वस क्यों हो? वैदेही ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊंगी ना? बयान ने कहा, यह तुमसे बढ़कर कोई कर ही नहीं सकता। तुम बेस्ट हो। अब तुम टेंशन मत लो। कोई है जो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैदेही ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। थैंक यू। बयान ने पूछा, किस लिए? वैदेही ने कहा, मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं एक जिंदा लाश की तरह होती। तुम्हारे बिना वो जीना जीना नहीं था। बस वक्त के साथ ऐसे ही बिना वजह चलते रहना था। बयान ने कहा, सच कहूँ तो थैंक यू मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि प्यार इंसान के सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, उसे दिल से निभाना भी चाहिए। वैदेही ने बयान के कंधे पर सर रख दिया और सो गई। कुछ वक्त बाद वैदेही की नींद खुली तो पता चला कि फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। बयान और वैदेही अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ गए, जहाँ पहले से एक कार उनके लिए खड़ी थी। उन्होंने देखा कार के साथ शिवम और अनिका खड़े थे। अनिका ने बयान के गले से लगते हुए कहा, भाई, मुझे आपकी बहुत याद आई। बयान ने कहा, तुम मुझे लेने आई हो और मेरी भांजी कहाँ है? वो मुझे लेने नहीं आई। अनिका ने कहा, आपकी भांजी घर पर है, मम्मी जी के पास। आप लोग उसे घर पर ही मिल सकते हैं, लेकिन मुझसे तो मेरे भतीजे से मिलने से रहा नहीं गया, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आप लोगों को लेने आ गई। वैदेही ने शिवम से कहा, लेकिन मुझे तो उससे मिलने जाना था। शिवम हंस पड़ा। तुम लोगों की अपॉइंटमेंट कल है, तो थोड़ा सब्र करो। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए।
वरना मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का प्लान घर पर आने का था। तुम दोनों तो सही से भागने की तैयारी में थे। बयान ने कहा, मुझ पर इल्जाम मत लगाना, यह प्लान तो वैदेही का ही था। वैदेही ने कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, चलो अभी घर चलते हैं। सब लोग घर आ गए। उन्हें देख रीमा भागते हुए उनके पास आ गई। वैदेही उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी, लेकिन रीमा ने उसे साइड कर दिया और उसके बदले उसके बेटे वेद को गले से लगा लिया। मेरा प्यारा नाती आ गया, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वैदेही ने नाराजगी से कहा, ये क्या हुआ, आपने मुझे देखा भी नहीं, एक बार मेरी तरफ तो देखिए। रीमा ने कहा, तुम्हें देखने के दिन गए, अब हमारा पूरा ध्यान मेरे प्यारे वेद पर रहेगा। एक काम करो, तुम और बयान जाकर फ्रेश हो जाओ, वेद को हम लोग संभाल लेंगे। बयान और वैदेही कमरे में जाकर फ्रेश हो गए और बाहर आकर सबके साथ बैठ गए। बयान और वैदेही अनिका और शिवम की बेटी के साथ खेलने लगे और शिवम और अनिका भी वेद के साथ खेल रहे थे। पूरा दिन ऐसे ही चला गया। रात को बयान और वैदेही सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। वैदेही ने कहा, बयान, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है? बयान ने कहा, हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी वहां पर चला जाऊं। वैदेही ने कहा, क्या उसे भी नींद नहीं आ रही होगी? क्या वो भी हमारा इंतजार कर रही होगी? बयान हंस पड़ा। यही सोच सोच कर मेरी नींद उड़ गई है। बयान और वैदेही के लिए वो रात बहुत ही मुश्किल से कटी। जब तक उनकी आंखें लगती तब तक सुबह हो चुकी थी। वैदेही सबसे पहले तैयार हो गई। वो सबके कमरे के दरवाजे को खटखटाकर सबको उठाने लगी। वैदेही के बुलाने पर सब लोग तैयार होकर बाहर आ गए। कलावती ने कहा, वैदेही, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? कम से कम हमें तो सोने देती। वैदेही ने कहा, चलो सब लोग जल्दी से नाश्ता कर लो और उसके आने की खुशी में वेलकम पार्टी की तैयारियां शुरू कर दो। मैं और बयान उसे लेने जा रहे हैं। वैदेही की बात सुन सब लोग हंस पड़े। सुबह के 11 बजे बयान और वैदेही घर से निकले और कुछ वक्त के बाद बयान ने एक बड़े से गेट के बाहर कार रोक दी। उन दोनों ने गेट के ऊपर लगे बोर्ड को पढ़ा, ममता अनाथालय। बयान और वैदेही अंदर गए और वहां की हेड से मिले। उन्होंने एक फाइल उनकी तरफ सरका दी। हेड ने उस फाइल को बड़े ध्यान से देखा। मिस्टर एंड मिसेस बिरला, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अब आप बताइए, आप कैसा बच्चा गोद लेना चाहते हैं, लड़का या लड़की? वैदेही ने कहा, हमारा बेटा है, हम बेटी को गोद लेंगे। हेड ने 3 एल्बम निकालकर वैदेही और बयान को दिखाया। यह कुछ बच्चों के फोटो और डिटेल्स हैं, आप लोग आराम से बैठकर देखिए। वैदेही और बयान ने 2 साल की बच्ची को गोद लिया। परिवार के सभी सदस्यों ने उस बच्ची को अपना मानकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया। बेटी का नाम रखा करुणा। वैदेही की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उसकी बीमारी उसके दिमाग से जुड़ी थी, जो उसके दिल ने ठीक कर दी। उसे पता भी नहीं चला, उसका डर गायब हो गया। अब जब भी उसे डर लगता और बयान को अपने पास पाती और वो सब कुछ भूल जाती। अब उसका एक परिवार है जिसके लिए वो हमेशा से तरसती रहती थी। बयान और वैदेही एक पुराने घर के सामने खड़े थे। वैदेही उस घर को बड़े गौर से देख रही थी। वो वही घर था जहाँ वो दादी और छोटे भाई के साथ रहती थी। बयान ने वैदेही से कहा, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो हम हट सकते हैं। वैदेही ने कहा, नहीं, इस बार मैं ये जरूर करूंगी। बहुत भाग लिया आती से, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है और मैं ये करके रहूंगी। दादी और छोटू का श्राद्ध और आत्मा की शांति के लिए पूजा मुझे बहुत पहले करवानी चाहिए थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब मैं ये जरूर करूंगी। वैदेही ने अपने भाई और दादी का श्राद्ध किया और उनके नाम पर गरीबों को खाना खिलाया। वैदेही अपनी दादी के फोटो के सामने अपने दोनों बच्चों को लेकर खड़ी थी। दादी, ये करना और ये वेद है, आपके नातिन। मुझे पता है आप जहाँ भी होंगी वहां से आशीर्वाद ही दे रही होंगी। आपके उन्हीं आशीर्वादों की वजह से मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। वैदेही दोनों बच्चों और बयान के साथ वहां से अपने घर आ गई। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत हमें हमारे हिस्से की खुशियां जरूर देती है। दी एंड।